हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबिकल आर्ट्स क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग होम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। मैं आपके सामने जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको रिव्यू दिखा दे रहा हूं ताकि आप यहां पे देख पाएं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यहां से आप इस प्रारूप को दे सकते हैं। काफी लंबा चौड़ा पीडीएफ है। पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा देंगे। उससे पहले जो है हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि कैसे हम इसको पूरा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो पूरा लंबा चौड़ा पीडीएफ है। अच्छे से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने हाथों से लिखा है। तो यहाँ पे जो भी आप तैयार करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होगा और बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा देखने को। 70 नंबर पक्का करना है तो यहाँ से क्वेश्चन की आप अच्छे से रिविजन कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट आपके सामने है। इन्हें पहला प्रश्न है, भारत की मुख्य पारस्परिक व्यवसाय का उल्लेख कीजिए। यानी भारत का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो आप सभी जानते हैं भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि रहा है। आज से नहीं, प्राचीन काल से कृषि मुख्य व्यवसाय रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अतिरिक्त जो व्यवसाय है जैसे कि हस्तशिल्प है। हस्तशिल्प, हस्त मतलब हाथ से, शिल्प मतलब जो आपने हाथ से कढ़ाई वगैरह करते हैं, हाथ सिलाई वगैरह करते हैं, यह हस्तशिल्प हो जाता है। चित्रण कला मतलब ये होता है कि जो भी डिजाइन वगैरह बनाई जाती है, जो भी चित्रकारी की जाती है वो हो जाएगा। कुटीर उद्योग का मतलब होता है कि कोई भी उद्योग यानी कोई भी काम जो हाथ से किया जाता है, परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है, इसमें मशीन का प्रयोग नहीं होता है या बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग नहीं होता है, उसे कुटीर उद्योग के नाम से जाना जाता है। ये छोटे स्तर पर होता है, ज्यादातर हाथ से काम किए जाते हैं और परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आप इसमें आसानी से लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अभी से तैयार कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, आपके पेपर में यहां से जरूर सवाल आएगा। ठीक है, फैक्ट्री अधिनियम की धारा 48 में महिलाओं की क्या सुरक्षा प्रदान की गई है? फैक्ट्री अधिनियम के तहत में इसमें धारा 48 के तहत महिलाएं जो काम करते हैं उनमें क्या सुरक्षा दिया गया है, इसके बारे में समझना है। तो बहुत आसान शब्दों में समझ जाओगे आप। देखिए, फैक्ट्री अधिनियम जो धारा है, अधिनियम का मतलब होता है एक्ट, यानी कह सकते हैं जो नियम लगाए गए हैं। अगर आप फैक्ट्री में कोई काम करता है, यानी महिलाएं, अगर कोई महिलाएं काम करती हैं फैक्ट्री में, तो उस धारा 48 के तहत उसमें कहा गया है किसी फैक्ट्री में 30 से अगर अधिक महिलाएं काम करती हैं तो वहां पे शिशु सदन की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसमें 6 वर्ष से छोटे बच्चों की देखभाल शिशु सदन में हो सके। बहुत सिंपल सेंटेंस में अगर आपको बताऊं तो आप इतना समझ जाइए कि शिशु सदन मतलब कि अगर महिलाएं 30 से अधिक है काम कर रही हैं, अगर उनके छोटे बच्चे हैं, 6 वर्ष से कम आयु उनकी है, तो वहां पे फैक्ट्री के आसपास उनकी देखभाल के लिए शिशु सदन होना चाहिए और शिशु सदन में उन बच्चों का देखभाल किया जाना चाहिए। ये धारा 48 के तहत महिलाओं की सुरक्षा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात कही गई, आप इसे आसानी से देख सकते हो। याद नहीं करना है, किसी केवल समझने की फोकस करना है। समझ जाओगे तो आप आसानी से लिख ले जाओगे, समझ नहीं पाओगे तो नहीं लिख पाओगे, बात ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं समझाने की फोकस ज्यादा करूंगा। अगर आप समझ जाओगे 2 लाइन एक्स्ट्रा भी बढ़ा के लिख ले जाओगे। ठीक है, आगे बात करते हैं उद्यमिता से क्या आशय है। ठीक है, अगर मैं आपको 1 लाइन में इसका आंसर बताऊं तो आप इतना समझ जाइए। अगर उद्यमिता नहीं समझ में आ रहा तो आप उद्यम पहले समझ लीजिए, फिर आपको उद्यमिता समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो उद्यमिता है ना, इसका मतलब होता है उद्यम का मतलब होता है लाभ और हानि का जोखिम उठाने वाला व्यक्ति उद्यम कहलाता है। मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो आप इतना समझ जाइए। मान लीजिए आप जो है कोई बिजनेस करते हो, ठीक है, कोई दुकान खोलते हो आप, तो दुकान खोलने का उद्देश्य क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। यही तो उद्देश्य होता है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सको। लेकिन अगर आप दुकान खोल रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसका मतलब ये है लाभ तो होगा ही, उसके साथ साथ में रिस्क भी है, यानी हानि भी होने की संभावना है। तो इसीलिए लाभ और हानि का जो जोखिम उठाता है उसी को उद्यम या उद्यमिता के नाम से जाना जाता है। आइए इसको आप समझने की कोशिश करते हैं, कैसे इसको आप अपनी और एक्सप्लेन मतलब अपने भाषा में से और अच्छे से लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे कार्य मतलब कोई भी काम आजीविका या जीविका के क्षेत्र में उद्यमिता का आशय एक नए तथा नवीन उद्यम या सेवा स्थापित करने के कार्य से होता है। यानी जो उद्यमिता होता है, जो व्यक्ति उद्यम होता है, जो लाभ और हानि का जोखिम उठाता है, वो नए उद्यम, ठीक है, नए नए बिजनेस करना, व्यवसाय करना, वो करना। उसके बाद जो है नए नए टेक्नोलॉजी का विकास करना, नए नए तकनीकी के साथ जो है बिजनेस करना, ये सब जो है उद्यम
काम करते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे प्रत्येक संस्थान उद्यमियों का कार्य किसी भी संबंधित उत्पाद को डिजाइन, प्रतिरूप या नवीन प्रवर्तन या आविष्कार द्वारा बदलाव करना होता है। यानी जो भी उद्यम होते हैं उनका जो कार्य होता है वो संबंधित जो भी नए नए उत्पाद होते हैं, जैसे अगर सिंपल भाषा में कहें, आप अगर मान लीजिए सिलाई कढ़ाई कर रहे हो तो नए नए जो फैशन आते रहते हैं उस फैशन के अकॉर्डिंग अगर आप सिलाई कढ़ाई सीखते हो तो आपका आने वाली डिमांड बढ़ेगी। अगर आप पुराने जो डिजाइन है उसका अगर उसको सीखते हो तो आने वाले भविष्य में उसका डिमांड कम हो जाएगा, तो हो सकता है कि आपके व्यवसाय दुकान ना चल पाए। लेकिन आने वाले दिनों में फैशन को मद्देनजर रखते हुए जो प्रेजेंट टाइम में जो फैशन चल रहे हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर आप फैशन डिजाइन सीखते हो या फिर कुछ भी कोर्स करते हो तो का भविष्य में बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो उद्यम होते हैं वो नए नए तकनीकी इस्तेमाल करते हैं, डिजाइन का प्रतिरूप बनाते हैं, नए नए आविष्कार से संबंधित कुछ काम करते हैं और उन्हीं को उद्यम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। उसी से संबंधित है कि उद्यमी व्यक्ति के तीन मुख्य लक्षण या फिर विशेषताओं को बताइए। देखिए सिंपल सी बात ये मैं आपको बता दूं, अगर आपको परिभाषा समझ में आ जाता है ना तो आप जो है उसकी विशेषताएं आराम से लिख सकते हो। ठीक है, विशेषता का मतलब क्या होता है, आपके अंदर कोई विशेष बात होगी ना जो आपको लोग पसंद करते होंगे या अच्छा इंसान कहते होंगे या फिर कोई आपका तारीफ करता होगा। कैसे करता होगा, आपकी विशेषता को देखकर करता होगा। इसका मतलब यह है कि जो उद्यमी व्यक्ति होता है उसके अंदर कुछ विशेषता होती होगी तभी तो उसे लोग उसकी विशेषता को देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है विशेषता, आइए समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे कठोर परिश्रम करने की इच्छा होती है। सिंपल सी बात यह है, मैंने अभी आपको बताया कि जो उद्यम होते हैं ना वो लाभ और हानि का जोखिम उठाते हैं और लाभ हानि का जो जोखिम उठाता है वही तो सफल होता है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है, कठोर परिश्रम करने वाले होते हैं उद्यमी, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए योजना बनाकर काम करना, यानी जो उद्यमी होते हैं वो प्लानिंग बनाते हैं। पहले प्लानिंग बना लेंगे कि हमको ये व्यवसाय करना है और ये व्यवसाय कितना चलेगा कैसे नहीं चलेगा, पूरा का पूरा एक प्लानिंग मैनेजमेंट तैयार कर लेंगे। प्लानिंग बना के फिर उसको काम करेंगे और उनका उद्देश्य होता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें ज्यादा सफलता हमें मिलेगी। यानी आपका जो भी आप तैयारी कर रहे हो आपको विश्वास होना चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए अपने आप पे, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पे कि जो हम पढ़ रहे हैं जो हम कर रहे हैं उससे हमारे आने वाले भविष्य में बेनिफिट जरूर मिलेगा। ऐसा सोच के काम करिए, प्लानिंग बना के काम करिए तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं लाभ कमाने की इच्छा। हर उद्यमी ये सोचता है कि ज्यादा लाभ कमाया जाए। ठीक है, आगे तीसरा पॉइंट में चौथा पॉइंट लिखेंगे तालमेल बनाने की इच्छा। तालमेल बनाने का मतलब ये है कि जैसे व्यवसाय हमारा है, ये व्यवसाय है, ठीक है, इन दोनों को तालमेल कैसे बनाना है, इन दोनों को साथ में कैसे लेकर चलना है ताकि एक बड़ा व्यवसाय क्रिएट किया जा सके। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे भागीदारी विकसित करने की इच्छा। भागीदारी का मतलब क्या, पार्टिसिपेट करना। जैसे अगर आप कोई दुकान खोल रहे हो, ठीक है, आप कोई दुकान खोल रहे हो तो आप क्या करोगे, आप किसी से पार्टिसिपेट कर लीजिए। ठीक है, भागीदारी मतलब उनके साथ मिलकर अपना व्यवसाय शुरू करिए। धीरे धीरे व्यवसाय बढ़ता चला जाएगा। तो भागीदारी विकसित करने की जो क्षमता होती है उद्यमी में होती है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नौकरी और जीविका में क्या अंतर है, आइए समझते हैं नौकरी और जीविका में क्या अंतर होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे नौकरी बात करते हैं। नौकरी क्या होती है, आप पढ़ रहे हैं तो आपका एक उद्देश्य होगा, आपका एक लक्ष्य होगा कि मुझे कुछ बनना है। हो सकता है कि आप भविष्य में कुछ ऐसे सफल मुकाम पे पहुंच जाओ जो आप सोचे ना हो। तो नौकरी, यहाँ पे नौकरी क्या है इसको हमें समझना है। तो देखिए अधिकांश लोगों के लिए अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एक अति आवश्यक कार्य करना होता है जिसे हम नौकरी के नाम से जानते हैं। अब नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, नौकरी होती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं होती है ना वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए क्या करते हैं, नौकरी करते हैं। भाई सिंपल सी बात ये है कि हर इंसान की एक इच्छा होती है, मेरे पास अच्छा घर हो, अच्छे बैंक बैलेंस हो, अच्छी कारें हो, मतलब सब कुछ सुविधाएं हो उनके पास में।
आप भी यही चाहते हो कि हमारा भी एक अच्छा ऐसा घर हो जिसमें सही परिवार अच्छे से रह सके और परिवार की जो भी आवश्यकताएं हैं वो हम पूरा कर सकें, जो भी आपका सपना है वो आप पूरा कर सको। तो इसका मतलब है कि आपको नौकरी करना है, यानी नौकरी जो है वो मूलभूत जो आवश्यकताएं उसको पूरा करने के लिए हम जो काम करते हैं वो चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वो नौकरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब जीविका क्या है? जीविका से आशय व्यवसायिक अथवा व्यापारिक जीवन से जुड़े व्यवसाय को करना जीविका कहलाता है। जीविका का मतलब यहाँ पे हम व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आप जीविका चला रहे हैं। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खेती करते हैं, सिर्फ अपने परिवार के जीवन यापन के लिए खेती करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खेती करते हैं ना, वो बेचने के लिए काम करते हैं, मतलब कि बड़े से क्षेत्र में उनका खेती होता है और जो भी फसल उत्पादन होता है उसको मार्केट में बेचते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी फसल उत्पादन होता है, जो भी व्यवसाय करते हैं, वो व्यवसाय जीविका के लिए जब किया जाए तो वो जीविका हो जाएगा। और नौकरी जब परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं, अच्छी बैंक बैलेंस हो, अच्छी घर हो, अच्छी गाड़ियां हो, तो इन सबको पूरा करने के लिए हमें नौकरी की जरूरत पड़ती है। हालांकि व्यवसाय से भी ये सब आ सकता है, लेकिन इसमें जीविका में अंतर इतना है कि हम अपने जीवन यापन के लिए जो काम करते हैं वो जीविका कहलाता है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गृहिणियां कौन होती हैं? परिवार की अर्थव्यवस्था में उनका क्या योगदान है? गृहिणियां यानी वो महिलाएं जो घर का काम करती हैं, जो घर पे देख रेख करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, वो गृहिणी है। आपकी मम्मी भी एक गृहिणी हो सकती हैं। तो गृहिणी का मतलब है कि जो महिला पूरे घर का संचालन करती है, पूरा घर संभालती है, वो गृहिणी होती है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे गृहिणी और इसके बारे में लिखेंगे 2 लाइन लिखेंगे। भारतीय समाज में जो महिलाएं घर पर रहकर घर के कार्य सुचारू रूप से करती हैं, रुचिपूर्ण ढंग से करती हैं, वह गृहिणी के नाम से जानी जाती हैं। तो सिंपल सी बात है, अपने मम्मी को आप देख लीजिए, आपकी मम्मी एक गृहिणी हो सकती हैं। तो मम्मी क्या करती होंगी? मम्मी करती होंगी पूरे घर का काम, और फिर इसके बाद जो है पूरे घर का मैनेजमेंट, सुचारू से काम करना, कैसे क्या करना है ना, सारा व्यवस्था गृहिणी करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि महिलाएं जो घर को अच्छे से चलाती हैं वो गृहिणी हो सकती हैं। हो सकता है कि भविष्य में आप भी एक गृहिणी बनो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, कोशिश क्या, मैं आपको एक ऐसा मैसेज देना चाहूंगा कि आप गृहिणी बनकर जीवन यापन ना करें, बल्कि एक ऐसे मुकाम को हासिल करें जो आपके अपनी जिंदगी में बनाया है, जिसको आप हासिल करना चाहते हो। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे पॉइंट पर, परिवार की अर्थव्यवस्था में गृहिणियों का क्या योगदान है। तो यहाँ पे अब आइए बात करते हैं कि परिवार की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें गृहिणियों का कितना योगदान होता है। भैया बहुत योगदान होता है। देखिए कैसे, गांव में गृहिणियां कृषि कार्य करके दूध, मत्स्य या पशुपालन आदि क्षेत्र में अपना कार्य करते देखी जाती हैं। यानी बहुत सारे गांव की महिलाएं होती हैं, अगर आप गांव से रिलेट होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो अपना पशुपालन करते हैं, उनसे दूध प्राप्त करते हैं, फिर इसके बाद डेयरी पे बेचते होंगे, इस प्रकार से जीवन यापन चलता होगा। ठीक है। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो दूसरे घर में काम करती हैं, दूसरे खेतों में काम करती हैं। तो इस प्रकार से जो जीवन यापन होता है वो गृहिणी के द्वारा किया जाता है। और वो किस लिए करती है? उस परिवार की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, उस परिवार की अर्थव्यवस्था को मैनेजमेंट यानी व्यवस्था बनाने के लिए वो गृहिणी काम करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो महिलाएं घर से बाहर जाकर काम करती हैं या पर घर पे ही अपना कुछ छोटा व्यवसाय करती हैं जिससे उनका परिवार चल सके, उन्हें गृहिणी के नाम से जाना जाता है। आगे लिखेंगे यहाँ पे दूसरा पॉइंट, शहरों में जो गृहिणियां घर में रहती हैं वो समानता ब्यूटी पार्लर या अपना रोजगार करती हैं। तो आप देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात ये है, गांव में तो हमें बहुत सारे काम मिल जाते हैं, लेकिन शहरों में जो भी बहुत सारी गृहिणियां होती हैं वो अपना छोटा सा एक दुकान खोल लेती हैं। ज़्यादातर आप देख पाओगे कि ब्यूटी पार्लर इसमें कॉमन होता है। ब्यूटी पार्लर का जो ब्यूटिशियन कोर्स करके आप जो है अपना व्यवसाय कर सकते हो। अगला पॉइंट यहाँ पे है कि सिलाई, कढ़ाई, खाना पकाना आदि का कार्य भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी महिलाएं होती है दूसरे घर में खाना पकाती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं। ज़्यादातर शहरों में ऐसा देखने को मिलता है, गांव में भी देखने को मिलता है। बहुत सारी जो महिलाएं होती है सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं। आप में बहुत सारी लड़कियां होंगी जो सिलाई कढ़ाई के काम सीखती होंगी, और सीखना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे फैशन आगे बढ़ रहा है, इसकी डिमांड आगे बढ़ रही है, और ये कपड़ों की फैशन कभी कम नहीं हो सकता। आप खुद सोच सकते हो, खुद देख सकते हो समाज में कि कितनी ज्यादा फैशन लोग दिखाने के लिए नए नए अपना फैशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसमें अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नैदानिक पोषण से आप क्या समझते हैं? तो नैदानिक पोषण क्या होता है इसको समझते हैं।
नैदानिक पोषण तात्पर्य किसी व्यक्ति या रोगी को उसके स्वास्थ्य के अनुसार पोषक तत्वों को उपलब्ध कराना, ऐसे चिकित्सीय पोषक उपचार करने में भी जाना जाता है। नैदानिक पोषण का मतलब ये है कि कोई भी रोगी हो या कोई व्यक्ति हो, उसे स्वास्थ्य के अनुसार जो भी पोषक तत्व उपलब्ध कराया जा रहा है उसे नैदानिक पोषण कहा जाता है। मतलब कि जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर कोई बीमार हो गया तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप जो है ये पतली खिचड़ी खाइए, या फिर ये वस्तु मत खाइए, या फिर ये सामान मत खाइए, ये सामान मत खाइए। तो क्या है, जो नैदानिक मतलब जो प्रतिदिन आपको पोषण करने के लिए दिया जा रहा है उसको वो उपलब्ध कराया जा रहा है, वही पोषक तत्व नैदानिक पोषण के नाम से जाना जाता है। कोई भी रोगी होता है उसको अलग अलग प्रकार के व्यंजन दिए जाते हैं तो वो उसका नैदानिक पोषण कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, आहार चिकित्सा के 3 उद्देश्य बताइए। तो आहार चिकित्सा क्या है, नैदानिक पोषण से ही रिलेट करिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पोषणहीनता की स्थिति में आहार उपचारहीनता को दूर करना, कहने का मतलब ये है कि जो पोषणहीनता की स्थिति है वो आहार उपचारहीनता को दूर करना है। यानी आहार चिकित्सा का मतलब क्या, जो डॉक्टर के द्वारा परामर्श दिया, जो डॉक्टर परामर्श देते हैं वही डॉक्टर जो परामर्श देते हैं उनके अनुसार जो भी आहार आप लेते हैं वो आहार चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे लिखा कि पोषणहीनता की स्थिति में आहार उपचारहीनता को दूर किया जाता है। यानी जो भी आप चाट चाउमीन गोलगप्पे और मोमोज वगैरह ये सब खाते हैं ना, ये सब लड़कियों को ज्यादा पसंद होता है, गोलगप्पा वगैरह चाउमीन वगैरह, है ना। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे जो आप खा रहे हो वो आहार चिकित्सा नहीं है, वो भैया आपके पोषणहीनता मतलब आपको परेशान कर सकता है या बीमार हो सकते हो आप, उससे बहुत सारे से परेशानियां हो जाती हैं, दिक्कत हो जाती है। तो आपको आहार जो है उपचार होना चाहिए, मतलब कि वो ऐसा होना चाहिए जो डॉक्टर के परामर्श के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आप लिखोगे कि रोगी का जो भोजन होता है उससे संबंधित आदतों को ध्यान में रखे हुए आहार सूची तैयार किया जाता है। मतलब ये है कि जैसे नैदानिक पोषण होता है उसी प्रकार से नैदानिक पोषण जो होता है, जैसे डॉक्टर सलाह देते हैं ऐसे ही रोगी का एक भोजन होता है और उस भोजन को देख कर ही उसको ध्यान में रखकर ही भोजन तैयार करके उसको व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे, अगला है रोगी की स्थिति को सुधारने या नियंत्रण रखने के लिए वर्तमान में आहार में परिवर्तन करना। यानी अगर कोई बीमार हो गया है तो उसको वही भोजन नहीं देना चाहिए जो पहले दिया जा रहा था, जिसके कारण उसका तबीयत खराब हो गया है, उसमें कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन शुरुआत होगा और लॉन्ग क्वेश्चन मैं शुरुआत करूंगा अगली वीडियो में। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।